हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट इवन प्लेटफॉर्म। देखिए, हम लोग अभी तक हमने क्या कर लिया था, चेर साम्राज्य हमने कर लिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोल दिया था कि एंशिएंट की लास्ट क्लास है, बट थोड़े से और टॉपिक्स हम लोगों को इसमें करने होंगे। जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया तो कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे अलग अलग टॉपिक से, तो मैं उन सब टॉपिक्स को भी क्लियर करवा देती हूँ। तो हमने चेर साम्राज्य पढ़ा था, हम लोग चोल, पांड्या और चेर, इन तीन को कर रहे थे। चोल हमने कर लिया था, पांड्या हमने कर लिया था। चोल वंश एक बार खत्म होके फिर से 8वीं और 9वीं सदी में आएगा। पढ़ेंगे उसको जब हम चालुक्य, वतापी, चालुक्य, कल्याणी इनको पढ़ेंगे। फिर हम फिर से चोल वंश को पढ़ेंगे, पल्लवों के साथ चोल वंश को पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटों के साथ चोल वंश को पढ़ेंगे। एक बार वो गिर गया था, खत्म हो गया था, लेकिन फिर से 8वीं और 9वीं सदी में उभर के आएगा। बाद में पढ़ते हैं। अभी चेर साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। देखो, चेर में हमने क्या देखा था, ये कौन सा रीजन है, केरला का रीजन है। ठीक है, कैपिटल इसकी क्या है, सिंबल इनका क्या था, ये सारी बातें हमने कर ली थी। इसका जो प्रमुख राजा था वो क्या था, उदिन जेरल, जो इसका फाउंडर था। इसको क्या उपाधि मिली थी, महाभोजनम उदिन जेरल। इसको महाभोजनम क्यों कहते थे, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि इसने महाभारत के अंदर जितने भी योद्धा थे उन सबको भोजन करवाया था। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको महाभोजन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नेदुन जेरल आदन। अगला जो राजा होगा वो होगा नेदुन जेरल आदन। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई, मदुरई को अपनी कैपिटल बनाया, और उपाधि क्या रखी, अधिराज और इमय बरम्बन। इमय बरम्बन, इमय बरम्बन क्या होता है, हिमालय तक सीमा वाला। ऐसा बोला जाता है कि ये अपनी सीमा को हिमालय तक लेके जाने वाला था, तो हिमालय तक सेना वाला इमय बरम्बन इसको कहते हैं। ठीक है, फिर एक राजा था जिसका नाम था शेन गुट्टवन। ये किस चीज के लिए फेमस था, इसने पत्नी की पूजा आरंभ करवाई थी, जिसको पग्गिनी पूजा कहते हैं। ये सबसे प्रसिद्ध शासक था, इसको लाल चेर की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, से ये चेर वंश का अंतिम शासक था। तो आपको ये राजा नाम भी याद हुए ना तो परेशान मत होना, क्योंकि चेर वंश के राजाओं से क्वेश्चन कम निकलते हैं। सिर्फ एक ये याद रखोगे आप, शेन गुट्टवन, और एक इसका जो उदिन जेरल है जो इसका फाउंडर है, बस उसको याद रख लेना। बीच के ये से ये फेये हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज ये हमारी एंशिएंट की, आप यूं समझिए ये अर्ली मेडिवल जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी मेडिवल की अब अंदर हम घुसते चले जाएंगे। अब इसके बाद हम लोगों को मुस्लिम का इन्वेजन, अरब का इन्वेजन वो स्टार्ट करना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो ये अपना ये जो समय था चोला का, चेरा का, यानी दक्षिण भारत का जो ये समय था दक्षिण भारत में, उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, यहाँ पे प्रशासनिक सिस्टम कैसा था। तो राजतंत्र था, राजा का रूल चलता था। ठीक है, राजा जो पूरे राज्य को संभाल रहा है, संपूर्ण राज्य को संभाल रहा है, किंग, उसको क्या कहते थे, मंडलम। क्या कहा जा रहा है, संपूर्ण राज्य को मंडलम। जैसे हम कहते हैं ना भारत देश, राष्ट्र, ऐसे ये राष्ट्र को क्या कहते थे, मंडलम। फिर जो हमारे जैसे राज्य हैं, प्रांत हैं, प्रोविंस हैं, उसको वो लोग क्या कहते थे, नाडु। नाडु। ठीक है, ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था, नाडु का मतलब क्या है। फिर जो बड़े गांव है उसको कहा जाता था उर, और बड़े गांव को कौन संभालता था, नगरम। नगरम मतलब जो बड़े गांव को संभालता है। जैसे आज के दिन नगर को कौन संभाल रहा है, डीसी है ना, डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कलेक्टर संभाल रहा है। तो ऐसे ही उस समय क्या कहते थे, नगरम के अंडर नगर आएगा। ठीक है, यानी नगरम नगर को संभालेगा। फिर छोटे गांव को क्या कहते हैं, सिरूर। ठीक है, और अवई छोटे छोटे गांव की सीमा, जो बाउंड्री लगती है उसको अवई कहते हैं। छोटे गांव के सीमाओं को अवई कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे ऊपर मंडलम, फिर नाडु, फिर उर, फिर सिरूर। फिर उसके बाद यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। मेजर टैक्स कहाँ से आता था, खेती से और ट्रेड और कॉमर्स से। ठीक है, जो जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका 1/6 भाग, 1/6 भाग जो भूमि, भू राजस्व जिसको कहते हैं, लैंड रेवेन्यू जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते थे, कराई। ठीक है, इराई किसको कहते थे, युद्ध में लूटे हुए माल में जो हिस्सा होता था। भाई आपने बहुत सारी लूटपाट कर ली युद्ध में, औरों के जेवर छीन लिए हैं आपने, बहुत सारे अशरफियां छीन ली है, उसके अंदर कितना हिस्सा राजा का होगा उसको हम कहते थे इराई। ठीक है, फिर सीमा और चुंगी कर जो होता था, जो आज के दिन हम कस्टम कहते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, उस समय कहते थे उल्गू और शुंगम। ठीक है, लैंड मेजरमेंट यूनिट क्या थी उस समय, जैसे हम कहते हैं अब की बार बीघा में, गज में, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि कितने बीघा जमीन है, कितने गज जमीन है। उस समय क्या कहते थे उसको, बेली। बेली या माँ के नाम से जानते थे, माँ या बेली। ठीक है, क्षेत्र के उपज के आधार पे लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, भाई आपने कितना, आपका क्षेत्र इतना कितना है, जितनी मतलब कि कितना एरिया आपके पास इतना है जो फर्टाइल है, जो उपजाऊ है। ठीक है, उस आधार पे आपसे अलग टैक्स लिया जाता था, जिसको कहते थे वरियम।
वरियम, ठीक है। और जो इस टैक्स को लेता था उसको कहते थे वरियमर। वरियमर जो कलेक्टर ऑफिसर था जो इस टैक्स को कलेक्ट करता था। तो इन सभी से, कराई से, इराई से, उल्गू से, वरियम से, इनसे सारी राज्य जो है वो चलता था, सारा टैक्स का पैसा इस तरीके से आता था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं संगम काल। संगम काल के अंदर सोशल सिस्टम कैसा था, संगम काल के अंदर सामाजिक प्रणालियां कैसी थी। वर्ग भेद तब भी था, ठीक है, अलग अलग क्लासेस बनी हुई थी, ठीक। जो सोशल स्टेटस था वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। सबसे ऊपर कौन थे, शासक वर्ग जिनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, जिसको कहते थे अरसर। फिर ब्राह्मण वर्ग जिसको कहते थे शुड्डम, ठीक है। फिर किसान जिसको कहते थे वेल्लाल। फिर व्यापारी जिसको कहते थे वेनिगर, ठीक है। फिर दस्तकारी जो हाथों से आर्टिशंस होते थे उनको कहते थे पुलैयन। और जो सबसे बेचारे नीचे काम करते थे, जिनकी समाज के अंदर कोई अच्छी इमेज नहीं थी, उसको कहते चमड़ी व रस्सी का कार्य करने वाला, जिसको पुलैयन कहते थे, ठीक है। वुमेन की स्थिति जो है मच बेटर हो गई थी, यहाँ पे दास प्रथा खत्म हो गई थी, लेकिन अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता अब भी चल रही थी। तो ये सब नाम आप याद रखोगे, पेपर में कैसे आ जाते हैं, मैच करवाने आ जाते हैं, ठीक है। ना केवल एसएससी बल्कि यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं ये, तो मैच करवाने आ जाते हैं कि वेल्लाल किसको कहते थे, व्यापारी किसको कहते थे, शुड्डम का क्या मतलब है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमको करना है कि यहाँ की धार्मिक व्यवस्था, यहाँ का रिलीजियस सिस्टम कैसा था। अब हमने देखा था दक्षिण में उत्तर की तरफ से ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी ट्रांसफर हो रहे थे। तो तीनों ही धर्म जो है उसके फॉलोअर जो है दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। दक्षिण भारत के प्रमुख देवता मुरुगन थे, मुर्गा या पर्वत देवता कहते थे इनको, मुरुगन। मुरुगन की पूजा किए जाने वाले डांस को, मतलब नृत्य करके वो मुरुगन को रिझाते थे, मुरुगन की पूजा करते थे नृत्य करके। उस डांस का क्या नाम था, वेल नाडल। उस डांस का नाम था वेल नाडल, ठीक है। किसान जो है वो मरुद्रम की पूजा करते थे। इंद्र, इंद्र यानी वर्षा करेंगे तो हमारी खेती अच्छी होगी, तो इंद्र का क्या नाम था, मरुद्रम। किसान लोग मरुद्रम की पूजा करते थे। कौरवई विजय की देवी होती थी, विजय की यानी जीत की देवी होती थी। अगर आप जीत गए हैं तो आप पूजा किसकी करेंगे, कौरवई की पूजा करेंगे। जैसे अपनी भारत माता है ना, ऐसे कौरवई होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। ट्रेड और कॉमर्स को संगमकालीन शासकों ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। इन्होंने व्यापार बहुत अच्छा किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के ट्रेड जो है वो चलते थे। सीधी सी बात है, कस्टम ड्यूटी ली जा रही है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लग रही है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। फिर चोल जो वंश था वहां के लिए कॉटन सबसे फेमस थी वहां की। चेर लोगों के मसाले और काली मिर्च फेमस थी। पांडे लोगों के मोती का व्यापार सबसे ज्यादा फेमस था। इन राज्यों का सर्वाधिक फॉरेन ट्रेड रोमन लोगों से होता था। जो रोम के साम्राज्य थे वहां से सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड होता था। और दक्षिणापथ का भी जिक्र जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है कि जो ट्रेड का रास्ता था, नॉर्थ से साउथ का जो रास्ता था, नॉर्थ से साउथ का जो रास्ता था, जहां से व्यापार होता था जिस रास्ते पे, उसको दक्षिणापथ कहते थे, ठीक है, दक्षिण की ओर पथ। फिर उसके बाद कहा क्या है, 3 संगम सम्मेलन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था संगम क्या होता है। संगम होता है कवियों का मिलना, लेखकों का मिलना। वो लोग मिलते थे, समय समय पे मीटिंग करते थे, अपनी अपनी कविताएं, अपनी अपनी शैलियां प्रस्तुत करते थे, बीच में सभी लोगों के बीच में जिसकी बेस्ट होती थी उसकी छप जाती थी, ठीक है। तो इसको ही संगम साहित्य कह देते थे। तो ऐसी मीटिंग्स 3 बार हुई जिनको कहते हैं 3 संगम सम्मेलन। जो प्रथम संगम हुआ उस समय अध्यक्ष कौन बने, अगस्त्य ऋषि। प्लेस कहां पे था, ये मदुरई में था। 549 मेंबर्स ने हिस्सा लिया और 4400 साल तक लगभग ये संगम चला, जिसमें 89 राजाओं ने उसको संरक्षण दिया, उसको प्रोटेक्शन दिया। मतलब कि 89 राजा बदले गए 4400 साल में, ठीक है। और उन्होंने समय समय पे इन संगमों, ये लगातार नहीं चला है 4400 साल, भाई एक बार 2 साल चल गया, फिर रुक गया, फिर 10 साल के बाद फिर से एक मीटिंग होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रमुख रचनाएं पहले संगम में कौन कौन सी हुई, आकट्टियम, परिपदाल और मुदुनारई। ये 3 ऐसी रचनाएं हैं साउथ इंडिया की जिसको संगम साहित्य कहते हैं। पहले संगम में, पहली मीटिंग में इन 3 को बेस्ट माना गया और 3 को छपाया। फिर उसके बाद द्वितीय संगम हुआ जिसमें अध्यक्ष फिर से अगस्त्य ऋषि बने, लेकिन इसका प्लेस क्या था, कपाटपुरम। 59 मेंबर्स ने हिस्सा लिया। अवधि संगम कितनी चली, यानी 3700 साल तक चली और 59 राजाओं ने इस संगम को संभाला। इस संगम में लिखी गई रचनाओं में सिर्फ तोलकप्पियम ही बची है। आज के दिन जो धरती पे है वो सिर्फ तोलकप्पियम है, बाकी सब नष्ट हो चुकी है। तोलकप्पियम किसने लिखी थी, तोलक पियार ने लिखी थी और ये तमिल ग्रामर की पहली बुक है। तमिल ग्रामर की पहली बुक है जिसको तोलक पियार ने लिखा, जिसका नाम है तोलकप्पियम, जिसको सेकंड संगम में लिखा गया था। फिर तीसरा संगम के अध्यक्ष होते हैं नक्कीरर। प्लेस हुआ फिर से मदुरई जहां फर्स्ट संगम हुआ था। 49 मेंबर्स ने हिस्सा लिया और 1850 साल तक ये चला। 49 राजाओं ने इसका
प्रोटेक्शन किया, संरक्षण किया। वर्तमान में उपलब्ध तमिल ग्रंथों का संकलन, जो वर्तमान में तमिल ग्रंथों के जितनी भी चीजें आप लोगों को उपलब्ध हुई है वो थर्ड संगम की उपलब्धियां हैं। इसमें प्रमुख रचनाएं नेंदु थोके, कुरुन थोके, नत्री नई, कुथु और वरी। ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं थी जो तीसरे संगम से, तीसरी मीटिंग से निकलती है। तो ये हमने संगम की बात कर ली। अब जो ये संगम साहित्य बने ना, उसमें दो तरीके की बातें थी। एक तरफ था जहां इंसान का इमोशंस दिखाया गया है। कुछ किताबें ऐसी थी जैसे कहते हैं ना, ये फिक्शनल किताब है, ये रोमांटिक किताब है, ये सच्चाई पे है, ये ऑटोबायोग्राफी है, इस तरीके से। तो कुछ साहित्य तो ऐसे थे जो मानवीय जीवन, ह्यूमन लाइफ और उसके इमोशन से जुड़ी हुई बातों का वर्णन करते थे। उनको क्या कहते थे? आगम। क्या कहते थे? आगम। और जो पुरम होती है उसके अंदर क्या है कि राजाओं की प्रशंसा, वीरता, उनकी शासन प्रणाली, उन किताबों में जिनके अंदर राजाओं की प्रशस्तियां लिखी गई है उसको कहते थे पुरम। ठीक है। संगम कालीन महाकाव्य कौन कौन से थे, कौन कौन सी महाकविताएं जो है वो संगम काल के अंदर छपी? सबसे पहली है शिल्पादिकरम, ये इलंगो आदिकल ने लिखी। फिर ये मणि मैरवले, ये शीतल सजनार ने लिखी। फिर जीवक चिंतामणि, ये तिरुत्कई देवर ने लिखी। आपको ये रटनी नहीं है, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए। याद करोगे तो पता नहीं कितनी चीजें भूल जाओगे तुम, याद करने में परेशान मत होना। साउथ इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा। साउथ इंडिया के और कौन कौन से मेजर डायनेस्टी, मेजर साम्राज्य हुए 300 एडी से लेके 1200 एडी? अब हम संगम काल के आगे चल पड़े हैं, 300 एडी से 1200 एडी। अब सीधा 1200 एडी में फिर हम मध्यकालीन इन्वेजन करवा देंगे। ठीक है, अरबों के, तुर्कों के, फिर इन्वेजन हो जाएंगे। 300 एडी से 1200 एडी। एक साम्राज्य था वकाटक साम्राज्य वंश। ठीक है, सातवाहनों के बाद नॉर्थ महाराष्ट्र व विदर्भ क्षेत्र में स्थानीय शक्ति वकाटक ने अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया। कहाँ के हैं ये? महाराष्ट्र रीजन के हैं। ठीक है, विदर्भा रीजन के हैं। ये ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर थे और इनका जो फाउंडर था वो था विंध्य शक्ति, जिसने अपनी कैपिटल पुरिका यानी बेरार को बनाया। यहाँ के राजाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रवरसेन, 275 एडी से 325 एडी। उपाधि मिली इनको महाराजा की। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। उसके बाद अगला राजा है रुद्रसेन वन, जो 335 एडी से 360 एडी तक रहता है। गुप्त शासकों के साथ इसने मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे। रुद्रसेन वन ने गुप्त शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो बनाए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो राजा है वो है पृथ्वीसेन वन, जो 360 एडी से 385 एडी तक रहेगा। ठीक है, इसने अपने बेटे रुद्रसेन सेकंड का विवाह चंद्रगुप्त टू की बेटी प्रभावती गुप्त से कर दिया था। जब रुद्रसेन टू मर जाते हैं तो प्रभावती गुप्त ही पूरे साम्राज्य को संभालती है। अब पृथ्वीसेन वन के बाद रुद्रसेन टू आएंगे। इनकी असमय मृत्यु हो जाती है और पूरा शासन इनकी पत्नी प्रभावती गुप्त ने चलाया था। फिर आते हैं प्रवरसेन टू। इनका ओरिजिनल नेम था दामोदर सेन। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था ये। इसने सेतुबंध नामक काव्य की रचना की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेतुबंध नामक काव्य की रचना प्रवरसेन टू ने लिखी। कैपिटल इन्होंने अपनी प्रवरपुर बनाई, इसी वजह से इनका नाम प्रवरसेन है। इसके बाद वकाटकों की शक्ति कम हो गई और चालुक्य का उदय हो जाता है। अब ये कौन से चालुक्य थे इसको समझो। चालुक्य 3 है। ठीक है, एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जो चालुक्य है इनको वातापी चालुक्य कहा जाता है। फिर एक आएंगे कल्याणी चालुक्य। जो वातापी चालुक्य है वो इस वाले रीजन के अंदर है। ठीक है, मदुरई इनकी राजधानी थी। ठीक, वातापी बादामी जिसको कहते हैं वो इनकी राजधानी थी। फिर एक जो आएंगे वो इस वाले रीजन में आएंगे। ठीक है, गुजरात वाले रीजन में जो कल्याणी चालुक्य आएंगे वो गुजरात वाले रीजन में आएंगे। अभी हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया। 6ठी सदी के दक्कन में चालुक्य वंश का उदय होता है, जिसके फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन वन। 543 से 566 एडी तक पुलकेशिन वन राज्यभार संभालते हैं। इनकी कैपिटल क्या बनी? वातापी यानी बादामी। वहीं से ही इनका नाम क्या पड़ा? ये चालुक्य वंश यानी वातापी वाले। फिर इसके बाद अगले फेमस राजा हैं कीर्तिवर्मन वन। 566 से 597 एडी तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। फिर आएंगे पुलकेशिन टू, 610 से 642 एडी तक काम करेंगे और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू के बारे में हम ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में भी पढ़ चुके हैं। उपाधि क्या मिली? सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज पुलकेशिन टू को। इसके शासन विजयों का वर्णन ऐहोल के जो अभिलेख है, ऐहोल की जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर भी मिलता है, जिसको रवि कीर्ति ने बनाया था। इसने हर्षवर्धन को हराया था। ये क्वेश्चन पिछले साल भी बना है एसएससी में कि हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो ये किसने हराया था? पुलकेशिन टू ने हराया था। लेकिन फिर नरसिंह वर्मन वन ने, जो पल्लव शासक था, उसने इसको हरा दिया और बादामी पे कब्जा कर लिया। चीनी यात्री ह्यून सिंह जो है वो पुलकेशिन टू के ही दरबार में आया था 641 एडी में।
फिर अगले राजा आते हैं विक्रमादित्य वन 655 से 680 एडी तक। इसने पल्लव शासकों से वातापी को जीता। वहां पे हमने क्या देखा कि नरसिंह वर्मन जो थे पल्लव शासक, उन्होंने वातापी पे कब्जा कर लिया, लेकिन विक्रमादित्य ने फिर से पल्लवों से अपनी वातापी छीन ली। फिर आएंगे विक्रमादित्य 2 733 से 745 एडी। आपको डेट याद नहीं रखनी है। इसने पल्लव शासक नंदीवर्मन को हरा दिया और कांची को उनसे छीन लिया। फिर आएंगे कीर्तिवर्मन 2। इस वंश के सबसे अंतिम शासक थे और इनकी हत्या इनके सेनापति दंतीदुर्ग ने करी और इस दंतीदुर्ग ने फिर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट की। साउथ इंडिया का एकमात्र साम्राज्य था जिसका शासन नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था। ठीक है, राष्ट्रकूट, चोल और राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, गुर्जारा प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज का युद्ध होता है ना, लगभग 200 साल तक चलता है। तो ये वही राष्ट्रकूट है। इस वंश के शासकों ने कन्नौज के ट्राइलेटरल स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और ये चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, फाउंडर कौन थे इसके? दंतीदुर्ग। इसी ने ही मारा था राजा को, चालुक्य राजा को, और अपने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर ली थी। कैपिटल इन्होंने बनाई मान्यखेत। फिर आएंगे कृष्णा वन 756 से 774 एडी। इसने जो महाराष्ट्र के अंदर एलोरा है वहां पे कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया। फिर आएंगे ध्रुव। इसी ने ही कन्नौज के युद्ध में हिस्सा लिया था। हम उत्तर भारत के इतिहास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद आएंगे गोविंद 3, इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक। फिर कर्क 2, अंतिम शासक। ये तो अंतिम शक्तिशाली शासक थे गोविंद 3, और अंतिम शासक कौन थे? कर्क 2। इनकी हत्या इनके सामंत तैलप 2 ने की और चालुक्य कल्याणी वंश की स्थापना कर दी। किसकी? चालुक्य कल्याणी। और इसका रीजन कौन सा आता है चालुक्य कल्याणी का? वो आप देख सकते हो, ये वाला रीजन। ये तो चालुक्य वातापी हो गए, ये चालुक्य कल्याणी हो गए, गुजरात वाला जो रीजन है। ठीक है, चालुक्य कल्याणी। तो चालुक्य कल्याणी की बात करते हैं अब हम। फाउंडर कौन है? तैलप 2। कैपिटल मान्यखेत रखी, उपाधि इनको अश्वमाल मिली, अश्वमाल इनको उपाधि मिल गई। फिर आए जयसिंह 2। इसने चोल शासक राजेंद्र चोल ने पराजित कर दिया। सोमेश्वर 1, इसने कैपिटल मान्यखेत को कल्याणी ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए चालुक्य कल्याणी कहलाए जाते हैं। मान्यखेत जो राजधानी बनाई थी उसको कल्याणी में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, चोल शासक राजेंद्र 1 ने इसे पराजित किया। यहां पे भी आप देख रहे हो, चोल शासक राजेंद्र चोल ने पराजित किया जयसिंह को, और यहाँ पे चोल शासक राजेंद्र 1 ने पराजित किया सोमेश्वर को। और एक तो ये हार गया, इसको बेइज्जती फील हुई। एक इसको बीमारी बहुत बुरे वाली हो गई थी और जिससे परेशान होकर इसने तुंगभद्रा नदी में आके सुसाइड कर लिया था, कूद के सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद आते हैं विक्रमादित्य 6। ये इस वंश के प्रतापी राजा थे। इसने विक्रमपुर नगर की स्थापना की। विक्रमादित्य विक्रमपुर नगर की स्थापना की। सोमेश्वर 4, सोमेश्वर 1 तो आत्महत्या करके मर गए, अब सोमेश्वर 4। ये इस वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे। चालुक्य कल्याणी के अंतिम शक्तिशाली राजा सोमेश्वर 4 थे। फिर उसके बाद चोल वंश। एक बार हम पढ़ चुके संगम साहित्य में 3rd सेंचुरी में। अब फिर से ये 8वीं और 9वीं सेंचुरी में विजयालय नाम के व्यक्ति, विजयालय नाम के जो राजा हैं, इनको फिर से एक बार उभार के लाएंगे चोल वंश को। इस वंश का प्रारंभिक वर्णन हमने कहां पढ़ लिया है? संगम काल में पढ़ लिया है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? विजयालय। कैपिटल क्या है? तंजावुर। ये पल्लवों के अधीन उरैयूर के शासक थे। ठीक है, पल्लवों के अधीन उरैयूर का शासक था ये विजयालय। फिर आएंगे आदित्य 1 जो 871 से 907 एडी तक रहते हैं। और फिर उसके बाद इसके बारे में कोई डिटेल नहीं। उसके बाद परंतक 1, ये चोल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। मतलब इनके समय में चोल साम्राज्य ने खूब प्रगति की, इसलिए कहा जा रहा है वास्तविक संस्थापक। ये राष्ट्रकूट शासक कृष्णा 3 से पराजित हो जाते हैं। परंतक जो है वो कृष्णा 3 से पराजित हो जाते हैं। तो पूछा जा सकता है परंतक को किसने हराया? कृष्णा 3 ने हराया। राजराज 1 इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसने राजराजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर तंजौर के अंदर उस मंदिर का निर्माण करवाता है। राजेंद्र 1 ये पाल शासक महिपाल को पराजित करता है। ठीक है, और राजेंद्र 3 ये इस वंश का अंतिम शासक था। ये इस वंश का, चोल वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद बारी आती है पल्लव वंश। आप देख सकते हो पल्लव डायनेस्टी कहाँ है। रथ मंदिरों के लिए फेमस है ये पल्लव डायनेस्टी है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, पल्लव वंश
नरसिंह वर्मन जो है इसके इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। नरसिंह वर्मन ये पल्लव का सबसे शक्तिशाली राजा था। पुलकेशिन टू को इसने हराया। पुलकेशिन टू ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। और इसको किसने हराया? नरसिंह वर्मन ने हरा लिया, ठीक है। और वातापी पे कब्जा कर लिया था। पुलकेशिन टू कौन? चालुक्य राजा था, ठीक है। वातापी वाला, चालुक्य वातापी वाला राजा था। इसको हरा दिया नरसिंह वर्मन ने और इसके वातापी पे कब्जा कर लिया। वातापी कोंड की उपाधि इसने धारण की। कोंड मतलब जीतना, ठीक है। इसने शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसेंग आया था, क्योंकि वही है पुलकेशिन टू वाला, तो इसी के शासनकाल में हुएनसेंग आया था। कांची आया था। कहाँ? कांची आया था, ठीक है। इसने मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना इसने की। इसने मामल्लपुरम में धर्मराज मंदिर का निर्माण कराया था। जो यमराज का मंदिर है वो भी इसने महाबलीपुरम में बनवाया था। फिर है नरसिंह वर्मन टू। इसने कांची के कैलाश टेम्पल बनवाए। कांची के कैलाश टेम्पल। और इनके दरबारी में दंडी नाम का व्यक्ति आया और बुक कौन सी लिखी? दश कुमार चरित। उसके बाद अपराजित जो है वो इस वंश के अंतिम शासक बने, पल्लवों के अंतिम शासक बने। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो मामल्ल था, जिसे नरसिंह वर्मन शैली भी कहा जाता है, क्यों इसको मामल्ल कहते हैं? क्योंकि इसने मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली के अंदर जो मंदिर बनवाए थे वो कहाँ बनवाए थे? मामल्लपुरम में बनवाए थे। इसीलिए कहा जा रहा है मामल्ल शैली या नरसिंह वर्मन शैली, ठीक है। इस शैली को किसने प्रोटेक्ट किया था? नरसिंह वर्मन ने। इसीलिए नाम क्या दे दिया? नरसिंह वर्मन शैली। 7 रथ मंदिर बनाए थे जिसको 7 पगोड़ा कहते हैं और यूनेस्को की हेरिटेज साइट में ये सिक्योर्ड है, ठीक है। 7 पगोड़ा है, सप्त पगोड़ा कहते हैं। 7 रथ मंदिर। 10 मंडप मंदिर हैं, ऐसे मंडप होते हैं जो जहां पे आप पूजा करते हैं, ठीक है। 10 मंडप मंदिर बनवाए। धर्मराज रथ, जो 7 रथ मंदिर थे उनमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। और ये सभी के सभी कहाँ के मंदिर हैं? ये सभी के सभी शिवजी के मंदिर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। आप इसको मेडिवल इंडिया का आप चैप्टर पहला मान सकते हो या इसको आप एंशिएंट का लास्ट भी मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब हम अरब के इन्वेजन्स ये सब देखेंगे, मुस्लिमों के इन्वेजन, अरब के इन्वेजन, तुर्कों के इन्वेजन, वो देखेंगे भारत के अंदर। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।